नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज पटना हाई कोर्ट में नियोजित शिक्षकों से संबंधित सक्षमता परीक्षा को लेकर के अहम सुनवाई होनी थी। सुनवाई हुई भी। नियोजित शिक्षक संघ या नियोजित शिक्षक संगठन इस बात को लेकर के आश्वस्त थे कि निश्चित रूप से आज हमारी जो है या हमारे पक्ष में जो है निर्णय आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब जो है पटना हाई कोर्ट में पुनः सुनवाई जो है कल होगी। तो आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर जो है चर्चा करेंगे कि आखिर आज पटना हाई कोर्ट में सुनवाई को लेकर के क्या हुआ, क्यों जो है पटना हाई कोर्ट ने कल जो है और कैसे जो है बैक फुट पर आ गई है और इसमें नियोजित शिक्षकों की जीत जो है सुनिश्चित है। तो एक एक करके जो है हम इन सभी बिंदुओं पर जो है प्रकाश डालेंगे। शुरू करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि नियोजित शिक्षकों के लिए आज दिन था और नियोजित शिक्षक काफ़ी जो है आशान्वित थे कि उनके द्वारा जो रीट याचिका पटना हाई कोर्ट में दायर किया गया था उस पर निश्चित रूप से निर्णय आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो शिक्षक काफी बेचैनी में हैं और अध्यक्ष जी को सुनना चाहते हैं कि आज माननीय उच्च न्यायालय में कहाँ तक बहस पूरी हुई है। इस पर अध्यक्ष जी विशेष रूप से प्रकाश डालेंगे। आप निश्चिंत रहें, आपके पक्ष में सब कुछ होगा। अध्यक्ष जी, हम जिस प्रकार से डे 1 से बता रहे हैं कि जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो आई है, यह विशिष्ट शिक्षक नियमावली अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल नियमावली है, असंवैधानिक है और असंवैधानिक प्रोविजन टिकने वाला नहीं है। हम लोग कोर्ट में लड़ाई लड़े, लेकिन रोड पर जो लड़ाई लड़े उसमें हम लोग को सफलता नहीं मिली, लेकिन कोर्ट में हम जब आए हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हम डे 1 से कह रहे हैं कि यह नियमावली स्ट्रक डाउन होगी तो होगी। और जो लोग परीक्षा दिए हैं उनका परीक्षा देना भी व्यर्थ न कहीं हो जाए, हमको तो ऐसा लग रहा है जिस दिशा में बात चल रही है। आज की जो सुनवाई है उस सुनवाई में शिक्षकों की ओर से हमारे सभी अधिवक्ताओं ने बहुत मजबूती के साथ बातें रखी है। कुछ और भी बातें हैं जो अगली सुनवाई में जो है रखी जाएगी। आज शिक्षा मित्र से लेकर के और आज यहाँ तक का जो सफ़र है, इसके दौरान शिक्षा मित्र से 2003 में मैट्रिक पर बहाली, 2005 में फिर इंटरमीडिएट किया जाना, फिर 45% की बाध्यता को लाना, फिर 8 में दक्षता परीक्षा को लाना, फिर दक्षता परीक्षा में 2009 की नियमावली में लाया गया कि 2 बार ही आपको मौका दिया जाएगा, 2 बार में हटा दिया जाएगा। फिर उसके बाद 2014 की नियमावली आई, जिस 14 की नियमावली में 8 वर्ष तक सीधे नियोजन और उसके बाद प्रमोशन का जो प्रोविजन था उसको 2 वर्ष से रिप्लेस कर दिया गया, वो बात आई। उसके बाद 2015 की नियमावली में फिर से 3 बार दक्षता देने के लिए फिर अवसर देने की बात आई, तीसरे प्रयास में उनको हटाने की बात हुई। तो जितने फिल्ट्रेशन हुए 2006 में फिर इग्नू के साथ समझौता करके और फिर डीपीई का ट्रेनिंग दिया गया, तो डीएलएड का प्रशिक्षण हुआ। फिर 2012 में टीईटी की बाध्यता आई, तो टीईटी पास करना, दक्षता परीक्षा पास करना, मैट्रिक से इंटरमीडिएट होना, इंटरमीडिएट में 45% की बाध्यता होना, 3 बार में दक्षता पास नहीं करने पर हटाने का प्रोविजन होना, ये तमाम जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस हुए हैं, ये तमाम फिल्ट्रेशन प्रोसेस की जानकारी आज कोर्ट को दे दी गई। और उसके बाद में बात आई है कि नियमावली पर, तो नियमावली में एक बात आकर के अभी उसी पर बहस चली अंत में, जो बहस मुख्य रूप से इस बात पर आधारित थी कि जो नई नियमावली लाई गई है उस नियमावली में इन्होंने जो जिला स्तर पर अपीलीय प्राधिकार का जो गठन किया गया उस प्राधिकार को खत्म करने की बात की गई है। तो यह बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि जो जिला अपीलीय प्राधिकार का गठन किया गया 2008 में इसका गठन किया गया था और अपीलीय प्राधिकार को इन्होंने विशिष्ट शिक्षक नियमावली से उसको आपने खत्म कर दिया है। अपीलीय प्राधिकार का जो गठन हुआ था वह आर्टिकल 243G के तहत गठन हुआ था और ये 309 के तहत उसको कर रहे हैं, जिसको हम खत्म करते हैं। ये इनको पावर है क्या? ये नहीं है पावर, तो ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरी बात कि जो अपीलीय प्राधिकार में इन्होंने जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी बनाया उसमें आरडीडी को बना दिया है, जबकि जो जिला अपीलीय प्राधिकार का था उसमें बहुत सारे केसेज में आरडीडी भी पार्टी थे। तो जो आरडीडी जिसमें पार्टी थे वो खुद रेस्पोंडेंट थे, तो उनको फिर से इस बार अपीलेट अथॉरिटी कैसे बनाया जा सकता है? यह बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा और यह तो संविधान को सुपरसीड करने वाली बात हो जाएगी। तो ये बातें चली है। जो जिला अपीलीय प्राधिकार था वो डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल के उसको पावर दिया गया था और उसको ये जुडिशियल पावर जिसमें इन्वेस्टेड था उसको आप एग्जीक्यूटिव पावर से कैसे आप उसको निरस्त कर दीजिएगा और उसको एग्जीक्यूटिव पावर को आप उसका अथॉरिटी कैसे बना दीजिएगा? तो ये आज यहीं तक बात पहुंची है और फिर आगे बात होगी। अब बात हम लोग के प्रोमोशनल एवेन्यू पर बात होनी अभी बाकी है। हमारे अधिवक्ता पूरी तरह तैयार है कि हम लोग का जो प्रोमोशनल एवेन्यू खत्म किया गया है उस पर, और हाईकोर्ट में हम लोग जो केस जीते हुए हैं प्रमोशन का, उस पर
आगे जो बहस होगी उस बहस में हम लोग प्रमोशनल रेवेन्यू खत्म करने के मुद्दे पर फिर बहस होगी और निश्चित रूप से हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं और सफलता हमें मिलेगी एकदम। सरकारी वकील का क्या है? सरकारी वकील अभी तो शिक्षकों की ओर से जो है बात रखी जा रही है, उधर से पीके शाही जी हैं। आज तो थोड़ी देर के लिए पाठक जी भी आए हुए थे क्योंकि बेचैनी बढ़ी हुई है, उनको लग रहा है कि अब कोर्ट में नहीं टिकेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ इस मोगेम्बो का जवाब कोर्ट है, इस मोगेम्बो का जवाब दूसरा कोई नहीं दे सकता है। कोर्टे में इनका इलाज हो सकता है और देखिएगा इनका सब कुछ हो जाएगा। तो बेचैनी थी तो अपना आए थे, आकर के हो सकता है कि कुछ अपने एडवोकेट के साथ, एजी के साथ, एडवोकेट जनरल के साथ अपना कुछ सलाह मशविरा किए होंगे। अब आगे क्या करना है वो अपना समझे, लेकिन इधर से कॉन्स्टिट्यूशन जीतेगा, मोगेम्बो हारेगा तय। आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।